गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़, चैप्टर पढ़ रहे हैं हम फाइनेंशियल मार्केट। अब जो बच्चे हमसे 11th पढ़े थे, लेकिन फिर भी मुझे डाउट है कि मैंने 11th में आपको ये पैसों वाली कहानी सुनाई कि नहीं सुनाई। मैक्सिमम ने नहीं सुनी है, फिर से सुन लेते हैं। बार्टर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। कहानी सुनाने का टाइम कम है हमारे पास, ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट रहता है। बार्टर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं कि बार्टर सिस्टम में क्या होता था, चीज़ें एक्सचेंज करी जाती थी। एक्सचेंज करी जाती थी तो फिर किसी ने कहा कि यार जो यूनिट ऑफ वैल्यू है, मतलब जिस चीज़ में मेजरमेंट होना चाहिए वो एक सिंगल चीज़ होनी चाहिए। नहीं, अगर आप मेजरमेंट की यूनिट्स देखेंगे तो कपड़ों में लेंथ में अपन क्या लेते हैं, मीटर्स, और लिक्विड्स में अपन क्या लेते हैं, लीटर्स, और बाकी सॉलिड चीज़ों में अपन लेते हैं ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। तो यार अगर मुझे कोई किलो वाली चीज़ मीटर वाली चीज़ से एक्सचेंज करनी है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। मैं कहा यार सिंगल यूनिट ऑफ मेजरमेंट होना चाहिए, तो किसी ने दिमाग लगाया, पैसा बनाया। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो सबसे पहला जो पैसा बना था ना, वो था कॉइन्स, और वो कॉइन्स भी किसके थे, पत्थर के। ठीक है, अब धीरे धीरे महंगाई बढ़ती गई, पत्थर टोक के कैसे लेके आए, तो उनको फिर वही जो आज आप देख रहे होंगे, आपने नोटिस किया होगा कि जब आप छोटे थे तब जो 5 रुपये का सिक्का आता था और अब जो 5 रुपये का सिक्का आता है, उसकी लेंथ एंड विड्थ दोनों कम हो चुकी है, वजन वगैरह सब कम हो चुका है। इवन 1-2 के सिक्के तो अब दिखना बंद हो गए, थोड़े टाइम में विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, और सिक्के 10 के 20 के भी आने लग गए, कहीं स्टेट में चलते हैं कहीं नहीं चलते। तो ये प्रॉब्लम शुरू से ही चल रही है। तो उनको यार अब कॉइन की वैल्यू बढ़ानी थी, तो फिर कॉइन किस में आने लग गए, मेटल्स में। अब मेटल्स में किस में आए, सबसे पहले कॉइन्स आए गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड को बोलते थे दीनार और सिल्वर को बोलते थे दिरहम। जब ये बने, आप दीनार है कुवैत की करेंसी, दिरहम है दुबई की करेंसी, लेकिन उस ज़माने में गोल्ड कॉइन को बोलते थे दीनार और सिल्वर कॉइन्स को बोलते थे दिरहम। गोल्ड और सिल्वर महंगा होने लगा तो एक एक कॉइन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होने लगी। बहुत ज़्यादा होने लगी तो डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम आने लगी, फिर से मीडियम और एक्सचेंज में प्रॉब्लम आने लगी। आज मतलब 2000 का नोट बंद ही क्यों हुआ, फिर 2000 का नोट कहीं लेके जाओ तो घूमते ही रह जाओ, छुट्टा देने के लिए कोई रेडी नहीं था। ऐसे ही आप सोने का सिक्का लेके जाओगे तो 10-15 रुपये की चीज़ खरीदनी कैसे खरीदोगे आप। तो फिर यार ये मेटल्स चेंज करते गए। अब मेटल्स चेंज करते गए, अभी जो अपना कॉइन है वो किसका है, निकल का। इसके एक और कहानी है, वो बाद में सुनेंगे कभी। निकल का कॉइन भी दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है, फेस वैल्यू और मेटेलिक वैल्यू के डिफरेंस की वजह से। अगर 1 रुपये के कॉइन में 1 रुपये से ज़्यादा का मेटल लग जाए तो लोग सिक्का पिघला के क्या करने लग जाएंगे, बेचने लग जाएंगे। तो भाई मेटल दिन प्रतिदिन महंगा हो रहा है, इसलिए कॉइन छोटे हो रहे हैं। पर अब महंगाई भी बढ़ रही है, तो या तो हम 50-50 रुपये के कॉइन बनाने लग जाए। कॉइन बनाने में प्रॉब्लम क्या है कि सर वैल्यू, अगर मुझे 1 लाख रुपए की कोई चीज़ खरीदनी है तो फिर तो ट्रक के लेके जाने पड़े कॉइन्स। 5-10 लाख रुपए की चीज़ तो ठेले में आएंगे कॉइन, ट्रकों में आ रहे हैं कॉइन, और गिनने के लिए तो फौज लगेगी पूरी, कैसे करेंगे। अब ये कॉइन का जो रिप्लेसमेंट हुआ ना, ये हमारे चैप्टर के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। किसी को शायद, बहुत सारे बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि आज के ज़माने में हम जिसको पैसा बोल रहे हैं असल में वो पैसा है ही नहीं। अब जब कॉइन्स में ये प्रॉब्लम्स आने लगी तो क्या रास्ता निकाला, तो अब मनी आया, पेपर मनी, पेपर करेंसी। पेपर करेंसी में क्या हुआ, हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि तुम्हारे पास जितने भी कॉइन्स हैं, तुम्हारे पास जितना भी पैसा है, ये तुम हमें जमा करा दो। जब तुम हमें जमा कराओगे तो उसके बदले में हम आपको एक रिसीट दे देंगे, बस सिंपल लिख के दे देंगे तुम्हारा इतना पैसा मेरे पास जमा है। तो हम कहते हैं कि ये ज़िशान आया मेरे पास, और ज़िशान 500 कॉइन्स लेके आया, 500 रुपये के। तो मैंने एक कागज़ का टुकड़ा लिया, उस पर लिख दिया कि मैं धारक को 500 रुपये देने का वचन देता हूँ, और मैंने साइन कर दिया। आप 500 का नोट निकाल के देखना, आई प्रॉमिस टू पे ₹500 टू द बियरर। मैं धारक को 500 रुपये देने का वचन देता हूँ। जब मैं पहली बार फुर्सत में नोट पढ़ रहा था तो मेरा भेजा घूम गया कि ये तो खुद ही 500 की नोट है, इसमें मैं कौन सा वचन दे रहा हूँ। मैं किसी को नोट दे रहा हूँ तो 500 रुपये तो दे रहा हूँ, वचन क्या आएगा दूँ मैं।
तो नीचे साइन कौन करता है? गवर्नर। गवर्नर ने साइन कब किया था? जब जिशान ने उनको 500 के कॉइन दिए थे और उसने उसके 500 के कागज़ पे साइन करके दे दिया कि जिशान ये नोट ले जा। मेरे पास कोई भी ये नोट लेके आएगा ना तो उसके धारक, उसके बियरर जो होल्ड कर रहा है उसको, जो भी ये नोट मेरे पास लेके आएगा मैं उसको 500 रुपये देने का वचन देता हूँ। अब जब जिशान को 500 रुपये का काम पड़ा तो ये मेरे पास नहीं आया, इसको जो चीज़ खरीदनी थी, मान लेते हैं मनन से कोई चीज़ खरीदनी थी 500 रुपये की, तो ये मनन के पास गया कि यार ये नोट ले, मेरे को तो मेरा आइटम दे दे, तू गवर्नर से जाके पैसे लेता रहना, गवर्नर से तू पैसे ले ले, क्योंकि वो उस टाइम तो नोट नया नया था ना, ये पैसा थोड़ी नहीं, गवर्नर ने साइन किया है तो ये कागज़ लेके जाएगा तो तुझे 500 रुपये दे देंगे। मनन गवर्नर के पास तो आया नहीं पर कृष्णा के पास चला गया कि यार ये आइटम दे दे, ये ले 500 रुपये का नोट, तू जाके गवर्नर से 500 रुपये दे देना। फिर कृष्णा ने दिया समीर को, समीर ने दिया अम्मार को, अम्मार को तो पता ही नहीं कि ये पैसा नहीं है, पैसों के बदले में क्या है, ये नोट है, ये सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है। जो कौन साइन करके दे रहा है? गवर्नर साइन करके दे रहा है, ये पैसा नहीं। इसीलिए तो कभी कभी मन में सवाल आता होगा ना कि यार जब हमारे देश का पैसा हमारे ही देश में छपता है तो मोदी जी छाप छाप के बात क्यों नहीं देते? इसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर मनी। अगर सरकार ऐसा सच में कर दे, पैसा छाप छाप के बांटने लग जाए तो क्या बोलते हैं उसको? हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी ऊपर से उड़ाया जा रहा है, छप्पड़ फाड़ के पैसा, सबके खाते में 15 लाख रुपए। ऐसा क्यों नहीं कर देती? एक करेक्ट बात, इन्फ्लेशन सर वो जो हालत होगी देश की वो देखी नहीं जाएगी। और दूसरी फैक्चुअल बात, गवर्नमेंट ऐसा कर ही नहीं सकती। क्यों करेगी भाई? गवर्नमेंट ने पहली बार नोट छापा था, पैसे लेके छापा था, ऐसे कैसे छाप देगी? मतलब तुम क्या ये समझते हो क्या अगर आरबीआई को अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी बांटनी है तो इसका मतलब आरबीआई वो जो नोट प्रिंट हो रहे हैं उसमें से बांट दे क्या? आरबीआई को पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी बांटनी है तो छपे और छापो भैया इनकी सैलरी बढ़ा दो, ऐसा कर सकती है क्या? नहीं कर सकती, क्योंकि असल में पैसा कौन सा था? वो कॉइन्स, वो जो इन्होंने लेके, वो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन लेके इन्होंने नोट पे लिख के दिया था कि मैं पैसे देने की ज़रूरत वचन देता हूँ। तभी तो हमें अगर पैसा छापना है तो हमारे पास गोल्ड रिज़र्व होना चाहिए। बिना गोल्ड रिज़र्व के हम पैसा छाप नहीं सकते। और छाप देंगे अगर, कौन देखने आ रहा है सर? मोदी जी को कौन मना कर सकता है? इसने यहाँ मना कर सकती है क्या? मैं मना कर सकता हूँ क्या? मोदी जी तो मालिक है देश के, छापो सर, दो छाप देंगे तो ये हेलीकॉप्टर मनी देश खा जाएगा। आज सोचो, आज आपको कहीं ऑटो से जाना हो तो वो इलेक्ट्रिक वाले ऑटो 50 रुपये 100 रुपये मांगते हैं आपसे। अगर मोदी जी ने उसके खाते में 15 लाख रुपए डाल दिए तो वो 100 रुपये में आपको कहीं लेके जाएगा क्या? उसकी तो रेट अपने आप 500-1000 रुपये हो जाएगी। और तुम्हारे खाते में भी 15 लाख है तो मेरे बाप का भी क्या जाएगा? ले बेटा 200 ले। काम करना सब बंद कर देंगे और महंगाई चरम सीमा पार हो जाएगी। ऐसा जिम्बाब्वे में हो गया एक बार। जिम्बाब्वे में 6 लाख% से ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया। 6 लाख% मतलब रोज़ महंगाई क्या हो रही है? डबल। मतलब ब्रेड का पैकेट अगर आज 50 रुपये का है तो कल यही ब्रेड का पैकेट कितना हो जाएगा? 100। परसों कितने का हो जाएगा? 200। खा लो अभी जितना खाना है। आपको अगर 10 लाख रुपए सैलरी आज मिली है तो कल उस 10 लाख की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 5 लाख। इतनी बुरी हालत हो गई जिम्बाब्वे में कि जिम्बाब्वे की पीपल ने जिम्बाब्वे की करेंसी लेने से ही मना कर दी। मान लो भारत में ऐसा हाल हो गया है कि गांधी जी चल ही नहीं रहा। गांधी जी देख के नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे को तो बिल क्लिंटन चाहिए, डॉलर वाला नोट चाहिए। क्यों? जिम्बाब्वे की करेंसी की महंगाई बढ़ रही है, लेकिन जितना जिम्बाब्वे की करेंसी गिर रही है उतना डॉलर तो बढ़ रहा है ना। आज अगर $1 80 रुपये का है, तुम्हारे यहाँ महंगाई कल डबल हो जाएगी तो डॉलर भी कितने का हो जाएगा? 160 का। तो हर कोई फिर जिम्बाब्वे की करेंसी कोई ले ही नहीं रहा, सब क्या ले रहे हैं? डॉलर्स ही ले रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी तुम लोग अगर न्यूज़ पढ़ते हो तो मैं तुम्हें एक ट्रेंड बताऊं, यूएस की सारी कंट्रीज़ में अब जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो डॉलर्स में नहीं होते, वो अब क्रिप्टो करेंसी में होने लग गए। होते ही नहीं, अब वहाँ डॉलर्स में भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता। आईटी सेक्टर तो पूरा शिफ्ट हो चुका है किसमें? क्रिप्टो करेंसीज में। आपको अगर उनके किसी भी आईटी फर्म को पैसे देने होंगे तो आपके पास क्रिप्टो करेंसी होनी चाहिए, और वो क्रिप्टो करेंसी हर 2-3 साल में डबल ट्रिपल हो रही है। मज़े आ रहे हैं उनको।
ये पैसों का हाल था। फिर हमने समझा कि सर अब पैसा क्या होता है कि इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी मिलजुल के काम करती है एट अ लार्ज स्केल। तो हमारे पास जो पैसा है ना, तो हमें कितना सा लगता है, लेकिन वो सारा पैसा जब बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है तब बहुत सारा हो जाता है। इसीलिए बैंक आई। बैंक ने क्या करा, आप लोगों से हाउस होल्ड की सेविंग ली, फंड्स को चैनलाइज किया और फिर उसको एक साफ सुथरे बंदे को या ऐसे हुनरमंद बंदे को दे दिया जो उन पैसों से खुद भी कमाता और हमें भी कमा के देता और बैंक आपको भी कमा के देती। इसको अपन ने कहा मोबिलाइजेशन ऑफ फंड। इसमें बैंक ने दो काम किए, एक आपके आइडल पड़े हुए पैसे को काम पे लगाया और दूसरा सबसे बढ़िया काम पे लगाया जिससे क्या होने लगी, देश की तरक्की भी होने लगी। लेकिन इसमें बैंक भी फल फूल रही थी, 4% पे लेके 8% पे दे रही थी। किसी ने स्कोप देखा कि यार ये तो खुद बीच में बिना कमाए ही 4% रख रहे हैं, तो अपन 6% का खेल खेल जाते हैं। तो एक मार्केट और डेवलप होने लगा। एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कौन हुई, बैंक। एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कौन हुआ, फाइनेंशियल मार्केट। बैंक के दूसरे बहुत सारे काम है, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मार्केट का तो एक ही काम है, फाइनेंस का बाइंग और सेलिंग कराना, पैसों का बाइंग एंड सेलिंग कराना। अब ये जो पैसों की बाइंग एंड सेलिंग है, ये हवा में नहीं हो सकती। लोन में तो क्या होता है, लोन अगर आप लोन लेते हो तो सोचो, लोन के बदले में आपने किसी को पैसा लोन पे दिया है तो आपको बदले में क्या मिला है, वो तो मिलेगा। अभी कुछ मिला है क्या, नहीं। तो इन फाइनेंशियल मार्केट वालों ने एक नई तरकीब निकाली। इन्होंने कहा हम लोन सिस्टम तो चला नहीं रहे, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं जिनको कहेंगे हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और उन इंस्ट्रूमेंट के बदले में पैसों का लेन देन करेंगे। क्योंकि अब हमें तो छोटा छोटा अमाउंट इकट्ठा करना है ना। तो मैं किससे कहूँ कि यार स्नेहा 10 रुपये का लोन दे दे, तो बेटा 50 रुपये का लोन दे दे, अच्छा लगेगा क्या? तो हमने क्या करा, हमने कहा कोई लोन वोन नहीं चाहिए, हमारा एक शेयर है 10 रुपये का, चाहिए क्या? तेरे पास 50 रुपये, ले एक काम कर 5 शेयर खरीद ले। तो इस फाइनेंशियल मार्केट वालों ने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट करे जिसको बोलने लग गए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अब ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे क्रिएट करे जाते हैं वो तो हो गया प्राइमरी मार्केट, कि अभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू होंगे, आप लोग खरीद सकते हो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़। एक बार आपने खरीद ली, पर आपने तो इन्वेस्टमेंट के रूप में खरीदी, आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तब शेयर्स एंड सिक्योरिटी को क्या करोगे, ज़रूरत पड़ेगी तो आपको तो पैसा ही चाहिए। तो पैसा ही चाहिए, तो एक्सचेंज करने के लिए, लिक्विडिटी बनाने के लिए हमने दूसरा मार्केट बनाया, कौन सा, सेकेंडरी मार्केट, जिसको हम क्या बोलने लग गए, शेयर बाज़ार। तो बेटा समझना, फाइनेंशियल मार्केट इज़ नॉट अ शेयर बाज़ार। फाइनेंशियल मार्केट का स्कोप तो बहुत बड़ा है। फाइनेंशियल मार्केट को हम पहले दो पार्ट में भाग देंगे, एक शॉर्ट टर्म, दूसरा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में छुटपुट इन्वेस्टर्स का जाना मना है, वहाँ पे लार्ज ट्रेड वर्दी इन्वेस्टर्स जो करोड़ रुपीस लेके जाएंगे, 1 साल के अंदर अंदर उनको पैसा वापस चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में बड़े लोग भी आएंगे, छोटे लोग भी आएंगे, मोटा पैसा भी लाएंगे, छोटा पैसा भी लाएंगे। और अब लॉन्ग टर्म को भी दो पार्ट में बांटा, एक न्यू इशू मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कंपनी चल के आएगी, अपने शेयर्स इशू करेगी, पहली बार इशू करेंगे, जिसको खरीदना है खरीद लो। एक बार खरीद लिए, वापस बेचने हैं तो आप प्राइमरी मार्केट में नहीं आओगे, कहाँ आओगे, सेकेंडरी मार्केट में। वहाँ आप जैसे दूसरे लोग हैं जिनको आपकी कंपनी में इंटरेस्ट है, वो आपकी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, पर कंपनी तो रोज़ रोज़ बैठी नहीं है ना शेयर बेचने के लिए। कंपनी का तो जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तब उनको फंड चाहिए था, उनको तो पैसा चाहिए था, उन्होंने शेयर्स इशू किए, पैसे लिए और वो अपने काम पे लग गई, मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में लग गई। अब आपके शेयर्स का क्या होगा, तो कहाँ गए हम, सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में उन्हीं इशूड शेयर्स का परचेज और सेल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक का, क्लियर? तो 3 मार्केट हो गए हमारे, शॉर्ट टर्म मार्केट जिसको बोलेंगे मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म मार्केट जिसको बोलेंगे मनी मार्केट, लॉन्ग टर्म मार्केट में 2 मार्केट, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। क्लियर? ओके, थोड़ा सा कंटेंट रीड करते हैं। कहानी मैं सब कुछ समझा चुका हूँ आपको। जो मुद्दे की बात होगी, जो याद रखने वाली बात होगी, वो ब्रैकेट्स में मार्क करेंगे। द बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन सेक्टर्स। कि हम जो बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, तो जो बिजनेस फर्म है वो एक इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट है जिसमें 2 सेक्टर होते हैं। एक होता है हाउस होल्ड हु सेव फंड्स, एक होता है बिजनेस फर्म हु इन्वेस्ट फर्म। हाउस होल्ड जो सेव करेगा, बिजनेस जो इन्वेस्ट करेगा, इन दोनों को जो लिंक करेगा वो है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। क्या है? और ये जो लिंकिंग करने का जो प्रोसेस है, इसको बोलेंगे फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन प्रोसेस।
जो बंदा ये काम कर रहा है वो इंटरमीडियरी दो तरीके की, एक तो हो गई बैंक और एक हो गया हमारा फाइनेंशियल मार्केट। इनका काम क्या है सर? हाउस होल्ड से फंड को मोबिलाइज करना, इकट्ठा करना और उसको बेस्ट यूज़ में चैनलाइज करना। हर लोग ही पैसे लेने के लिए खड़े हैं, उसको देना जो इस पैसों को क्या करेगा, बेस्ट यूज़ करेगा। इस पूरे प्रोसेस को बोला मोबिलाइजेशन ऑफ फंड। क्या बोला? तो पढ़ो, द फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स टू लिंक द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स बाय मोबिलाइजिंग फंड्स बिटवीन देम। इट अलोकेट्स और डायरेक्ट्स फंड्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। पहला काम मोबिलाइजिंग फंड्स बिटवीन देम, और दूसरा कहाँ पे? देयर मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। कहाँ पे इन्वेस्ट करना? मोस्ट प्रोडक्टिव में। इट इज़ नोन एज अलोकेटिव फंक्शन। शेयर्स पढ़ लिया ना तुम लोगों ने? हाँ, एलोकेशन पढ़ा ना आप लोगों ने? अलॉटमेंट पढ़ा ना कि शेयर्स अलॉट करना? ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन पढ़ लिया आप लोगों ने? हाँ, तो ओवर सब्सक्रिप्शन में शेयर्स को अलोकेट किया जाता है, चुन चुन के दिया जाता है किसको कितना देंगे, प्रो राटा बेसिस पे, ठीक है। तो वैसा ही है, कौन सा फंक्शन कहलाया गया? अलोकेटिव फंक्शन। एलोकेटिव फंक्शन क्यों? फीफो बेसिस नहीं है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसा नहीं है जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, जिसने पहले अप्लाई कर दिया उसको पैसे दे देंगे, नहीं, सब अप्लाई करो, जो बेस्ट लगेगा उसको देंगे। तो सोच समझ के एलोकेट करेंगे ना फंड को, तो बोलते हैं एलोकेटिव फंक्शन। This process of allocation of funds is called financial intermediation. The person institution by which allocation of funds is done are called financial intermediaries. The two major alternative mechanisms through which the allocation of funds can be done, bank और financial market, ठीक है। बैंक की बात इकोनॉमिक्स में, फाइनेंशियल मार्केट की बात यहाँ करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट का मैंने आपको बताया ना, बैंक और फाइनेंशियल मार्केट में फ़र्क क्या है कि बैंक वाले जब फंड एलोकेट करते हैं तो क्या बोलते हैं, हम क्या दे रहे हैं? लोन दे रहे हैं। ये लोग जब फंड एलोकेट करते हैं तब लोन का नाम नहीं करते, क्या कह रहे हैं? शेयर्स। सिर्फ शेयर्स नहीं, सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, अलग अलग टर्म्स हैं, तो ये बोलते हैं उसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं? तो अगर टेक्निकल भाषा में कहें तो फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को क्रिएट करना और उनको एक्सचेंज करना। पहला तो उसको क्रिएट करना और दूसरा उसको एक्सचेंज करना। तो फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल असेट। कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है सर? वो मार्केट जहाँ पे क्या किए जाएंगे, एक तो क्रिएट किए जाएंगे या एक्सचेंज किए जाएंगे, किसको? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है सर। फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट वेर एवर। सर कोई बाजार है क्या? सब्जी मंडी है क्या? नहीं, वेर एवर, जहाँ कहीं भी अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अकर्स। सर फाइनेंशियल मार्केट मतलब ऐसा मार्केट जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या किए जा रहे हैं? क्रिएट करे जा रहे हैं और एक्सचेंज किए जा रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट मतलब ऐसी जगह जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं। तो सर अब ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? वही दो चीज़, या तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करना या उसको एक्सचेंज करना। ये दोनों चीज़ क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। अब कहीं पे भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये क्या है मेरे लिए? फाइनेंशियल मार्केट है। अगर ये ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे हो रहा है तो ये फाइनेंशियल मार्केट है। ऑनलाइन वेबसाइट पे नहीं हो रहा, किसी हॉल में हो रहा है तो फाइनेंशियल मार्केट है। आप लोगों ने स्कैम 1992 देखी है? जिन्होंने नहीं देखी उन्होंने, किसी ने ट्रेलर देखा हो या किसी मूवी का सीन देखा हो जहाँ पे बड़े ऐसे हॉल में वो लोग ब्लू जैकेट पहन के डायरी लेके धक्का खाते दिखे। सब्जी मंडी की बात करी थी मैंने कल। आप लोग सब्जी मंडी जल्दी से जल्दी कितने बजे गए हो? कोई गया है? किसी को याद है? 5-6 बजे। सब्जी मंडी 4 बजे से चालू हो जाती है। सब्जी मंडी का प्रोसेस पता है क्या होता है? कि पहले वहाँ पे जिन्होंने सब्जियाँ उगाई है वो अपना ट्रक लेके आते हैं और वहाँ पे जो दलाल होते हैं ना वो बोली लगाते हैं। सुबह सुबह बोली लगा के पूरा का पूरा ट्रक खरीद लेते हैं। जिसने की बोली ज़्यादा हुई पूरा ट्रक उसने खरीद लिया, पूरा माल उसने खरीद लिया। अब वो अपना ग्रॉस मार्जिन ऐड करके फिर सबको थोड़ा थोड़ा बेच देता है। उसको बेचने के बाद जिसको उसने बेचा ना उससे अपन खरीदने जाते हैं। सेम चीज़ शेयर बाज़ार में होती है। शेयर बाज़ार पहले क्या था? पहले के ज़माने में
शेयर बाज़ार इज़ अ क्लब, एक क्लब टाइप इंस्टीट्यूशन था, और इतना सा शेयर बाज़ार था एक हॉल के बराबर। 5 जनों ने मिलके 6 जनों ने मिलके ये हॉल बनाया और बोला अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, शेयर्स का एक्सचेंज करेंगे। अब यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन लगी, और रेस्ट्रिक्शन ये अभी तक भी है। रेस्ट्रिक्शन क्या लगी कि जो अपने इंस्टीट्यूशन का, अपने एसोसिएशन का मेंबर है, सिर्फ वही खरीद सकता है और बेच सकता है। उसके सिवा तीसरा बंदा कोई और भी यहाँ पे बिना अपनी परमिशन के माल परचेज सेल नहीं कर सकता। तो मान लेते हैं कि उन 5 में से मैं एक हूँ, बाकी के 4 आज एब्सेंट हैं, तो और आप लोगों को शेयर्स बेचना है या ख़रीदना है, तो आपको मेरे से ही डील करनी पड़ेगी, मेरे से ही खरीदोगे, मुझे ही बेचोगे। अब क्योंकि हम 5 थे, 5 के 5 हम दोस्त थे, तो हमें ना पब्लिक का एक्सप्लॉयटेशन करने लगे। एक्सप्लॉयटेशन करने लगे मतलब अगर कोई हमें बेचने आ रहा है तो हम उस कंपनी को गिरा से गिरा बता रहे हैं, कम से कम में खरीद रहे हैं, और ख़रीदने आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बता के ज़्यादा से ज़्यादा हमें बेच रहे हैं। और ये लार्ज स्केल में एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, और गवर्नमेंट को ये बात समझ में आई कि अगर हमने इंटरवीन नहीं किया तो ये 5-6 लोग हमारे शेयर बाज़ार को खा जाएंगे। और क्योंकि ऐसा चीटिंग हो रही है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो पब्लिक का ट्रस्ट जनरेट नहीं हो पाएगा। ट्रस्ट जनरेट नहीं हो पाएगा, और इस मैकेनिज्म के थ्रू तो शेयर बाज़ार बहुत ज़रूरी है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि फंड्स को चैनलाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है ना। अगर लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने आएंगे ही नहीं और इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी। तो उन्होंने इंटरवीन किया, और इंटरवीन करके 2 चीज़ करी, डीम्यूचुअलाइजेशन एंड कॉर्पोरेटाइजेशन। डीम्यूचुअलाइजेशन एंड कॉर्पोरेटाइजेशन। डीम्यूचुअलाइजेशन, डीम्यूचुअल, कि भैया अब से एक काम करो, आप ही 5 लोग शेयर बाज़ार के मालिक हो और आप ही 5 लोग ब्रोकर बने बैठे हो, आप ही बिजनेस कर रहे हो। तो या तो आप मालिक बन जाओ या फिर आप ब्रोकर बन जाओ। मालिक बन जाओगे तो शेयर बाज़ार जो कमाएगा उसमें से हिस्सा मिलेगा, ब्रोकर बनोगे तो आपको हिस्सा नहीं मिलेगा, आप कमीशन मिलेगा, आप परचेज सेल कर सकते हो। तो ये ब्रोकरशिप वाला कंसेप्ट अभी भी है। अगर आपको कहीं ये लगता हो कि शेयर बाज़ार की कोई वेबसाइट होगी, हम वहाँ पे जाएंगे, शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे और बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, हमें शेयर मिल जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा आप कर नहीं सकते। एक ब्रोकर होता है, पहले आपको ब्रोकर के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि जो ब्रोकर आपके बिहाफ पे खरीद सकता है और बेच सकता है। मान लेते हैं अब वो मैं ब्रोकर हूँ, ये शेयर बाज़ार है, ये ब्रोकर का फॉर्म ऑनलाइन ऐप भी हो सकता है या फिज़िकल कोई ऑफिस भी हो सकता है। आप मेरे से फ़ोन पे भी बात कर सकते हो। ज़िशान मेरा क्लाइंट है, ज़िशान ऑलरेडी उसकी मोबाइल की स्क्रीन पे शेयर बाज़ार की वेबसाइट पे शेयर्स के प्राइस देख रहा है। ज़िशान ने देखा कि एक्स लिमिटेड का प्राइस कल से लेके आज ऊपर जा चुका है, तो ज़िशान को वो एक्स लिमिटेड का शेयर ख़रीदना है, तो ये डायरेक्ट तो ख़रीद ही नहीं सकता, इसके पास परमिशन ही नहीं। पहले मुझे कॉन्टेक्ट करेगा और मुझे कहेगा कि सर मेरा ये इतना शेयर ख़रीद लो। मैं कितने पैसे हैं तेरे पास? कि सर 500 का एक शेयर है, मेरे पास 5 लाख रुपए है, 1000 शेयर ख़रीदना लगा दो। तो मैं, अबे यार तू ख़रीदना चाहता है, कोई बेचने वाला भी तो रेडी होना चाहिए ना। जब तक कोई बेचने वाला ही नहीं होगा तो कंपनी तेरे लिए 1000 शेयर इशू थोड़ी करेगी। अब तो आप कंपनी पढ़ चुके हो पूरी। तो फिर तो ये बात बोली जाती है, अगर तुम लोगों ने आसपास किसी बड़े को सुना हो तो, मेरे लिए 1000 शेयर 500 रुपये में बेचना लगा दो। लगा दो मतलब ऑर्डर प्लेस कर दो कि मैं ख़रीदना चाहता हूँ। अब ये ऑर्डर प्लेस होगा, ये किसी को दिखेगा नहीं, सिस्टम के बैक साइड पे ये ऑर्डर प्लेस है कि कोई एक बंदा 500 शेयर ख़रीदना चाहता है। अब जैसे ही लकीली कोई एक 500 का बेचने के लिए रेडी भी हो गया, तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा, और जैसे ही मैच होगा डील लॉक हो जाएगी। अब इधर से पैसे चलेंगे और उधर से शेयर चलेंगे। ये अभी अपन बहुत शॉर्ट में समझ लें, इसी चैप्टर में डिटेल में बाद में समझाऊंगा। मान लो इसने तो कहा 500 रुपये में, उसको बेचने ही ना हो तो सोचो ना आप, ख़रीदने वाला तो क्या चाहेगा कि मुझे शेयर कितने में मिले? कम से कम में मिले। बेचने वाला क्या चाहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और जो शेयर बाज़ार में जो शेयर की प्राइस दिख रही है वो सिर्फ मार्केट प्राइस है। शेयर तो मेरा है, बेचने की मर्ज़ी तो मेरी चलेगी, पैसा तो उसका है, ख़रीदने की मर्ज़ी तो उसकी चलेगी। तो ये मुझसे पूछेगा भाई साहब क्या प्राइस चल रही है, मैं बोलूँगा 500 रुपये। ये कह रहा है भाई साहब 450 में ख़रीदना दिखा दो। किसी को गरज होगी तो, उसको हाथों हाथ बेचना होगा तो बेचेगा जग मार के 450 में। तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है 450 में ख़रीदने का ऑर्डर प्लेस कर दिया।
जब तक कोई 450 में बेचने वाला नहीं मिलेगा, इसका ऑर्डर पेंडिंग रहेगा, पेंडिंग रहेगा, पेंडिंग रहेगा, एंड ऑफ द डे कैंसिल हो जाएगा, क्यों ही नहीं मिला खरीदना। तो फालतू टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है ना। तो मैं इसको पहले ही कह दूंगा, भाई साहब बेवकूफ़ी मत करो, 450 में कोई नहीं बेचेगा, इतना मार्जिन थोड़ी चलता है। 490 रुपये चल सकता है, 495, 499 में मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। इतना मार्जिन नहीं चलता कि ठीक है 495 में बेचना दिखा दो, तो सेम अगला वाला भी क्या कहेगा, 510 में बेचना दिखाओ, 550 में बेचना चखाओ, तो उसको भी ब्रोकर कहेगा हाँ इतना डिफरेंस नहीं मिलेगा, 505 में है तो बोलो, तो 505 में ख़रीदना बता दो। ऑर्डर मैच नहीं हुआ, थोड़ा कम करो प्राइस, थोड़ा बढ़ाओ प्राइस। ऐसे करते करते जब तक कि प्राइस भी मैच नहीं होगी ना, तब तक शेयर का ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं। हमें मूवीज़ देख के यूँ लगता है कि बहुत आसान है, एक बटन क्लिक करा और आ गया। ऐसा नहीं होता। जो लोग शेयर बाज़ार में डीलिंग करते हैं, रोज़ की डीलिंग करते हैं, वो चिपके पड़े रहते हैं स्क्रीन के सामने और फ़ोन के सामने। है किसी को है ऐसी लत लगी हुई कि आपके घर वालों में से किसी को नहीं देखा? किसी को? कुछ लोग हैं ऐसे, वो पड़े रहते हैं बार बार और ब्रोकर को परेशान कर देते हैं। 490 में खरीदना दिखा दो, 491 में दिखा दो, 492 में दिखा दो, 93, और फिर पूछते रहते हैं मेरा शेयर आया क्या, आया क्या, आया क्या, बेचने वाला गया क्या, गया क्या, गया क्या। जब तक लॉक नहीं होगा ना तब तक डील नहीं होगी। अब अपन अपनी तरफ आते हैं, ये सारी चीज़ हमें काम की है। अब यहाँ आते हैं, ये जहाँ पे भी ये ट्रांजैक्शन क्रिएट हुआ, ये एक्सचेंज हुआ, वो क्या है मेरा फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कुड बी इन फॉर्म ऑफ क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स सच एज इनिशियल इशू एंड डिबेंचर्स बाय द फर्म और द परचेज और सेल ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल असेट्स लाइक इक्विटी शेयर, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड। तो पूरे पैराग्राफ में दो चीज़ समझी। पहला, सर फाइनेंशियल मार्केट किसको बोलते हैं? कि फाइनेंशियल मार्केट मतलब वो मार्केट जो या तो क्रिएट करेगा या एक्सचेंज करेगा। फाइनेंशियल मार्केट कहाँ होगा? कहीं पे भी जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है सर? या तो क्रिएट करना या एक्सचेंज करना। मतलब देखा जाए तो फाइनेंस A इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C, तो A इक्वल्स टू C हो गया हमारा। कैसे? फाइनेंशियल मार्केट भी वही है जो क्रिएट और एक्सचेंज कर रहा है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी वही है जहाँ पे क्रिएट और एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। पहला, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग दैम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़। वो जो अपन सबसे पहले पढ़ चुके हैं कि मोबिलाइज करना, इकट्ठा करना और फिर चैनलाइज कहाँ करना उसको? मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ में। सेकेंड, हेल्प इन प्राइस डिटर्मिनेशन। उस शेयर बाज़ार का दूसरा काम क्या है? आज मुझे मान लो मेरी कंपनी है, मुझे कोई शेयर बेचना नहीं है, ख़रीदना नहीं है, इशू नहीं करना है, फिर भी मैं शेयर बाज़ार को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता हूँ। किस लिए? क्योंकि मुझे पता करना है कि मेरे शेयर की प्राइस बढ़ी या कम हुई। तो ये प्राइस डिटर्मिनेशन में क्या करता है? हमें हेल्प करता है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के थ्रू। सोचो ना, आपको मैकेनिज्म समझाया ना। तो जितने लोग खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे उतना ज़्यादा क्या पता पड़ेगी? डिमांड पता पड़ेगी। और जितने लोग बेचने के लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे उतनी ही ज़्यादा क्या पता पड़ेगी? सप्लाई। और व्हेन डिमांड इंक्रीजेज प्राइस। तुम लोग लॉ ऑफ डिमांड मत बोलो, मैं लॉ ऑफ डिमांड नहीं बोल रहा। लॉ ऑफ डिमांड तो प्राइस से चलता है, प्राइस इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीज। मैं पूछ रहा हूँ व्हेन डिमांड इंक्रीजेज प्राइस इंक्रीजेज, व्हेन डिमांड डिक्रीजेज प्राइस, व्हेन सप्लाई इंक्रीजेज प्राइस। सोच के बोलो, व्हेन सप्लाई इंक्रीजेज प्राइस, व्हेन सप्लाई डिक्रीजेज। समझ में आ रहा है कि नहीं? सोच के भी समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या सर ऐसा होगा? ठीक है, ओके। बेटा अगला पॉइंट है रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। आप लोग को अकाउंट्स का एक रूल याद होगा, असेट को फर्स्ट टाइम यूज़ में लेने से पहले जो भी खर्चा होता है वो असेट की वैल्यू में ऐड हो जाता है। याद है कि नहीं यार?
एक एग्जांपल समझते हैं। मुझे मेरी फैक्ट्री के लिए मशीन चाहिए, 50 लाख रुपए की मशीन है। अब 50 लाख रुपए की मशीन, अपन मोबाइल भी खरीदते हैं तो महीना भर सर्च करके खरीदते हैं। 50 लाख की मशीन तो पूरा भारत खोज के खरीदूंगा मैं। तो उसको खरीदने के लिए हम मल्टीपल डीलर्स के पास क्या करते हैं, विज़िट करते हैं, जो अलग अलग सिटीज़ में होंगे। मैं उनकी मशीन का डेमो लूँगा, तो हर जगह जाऊँगा, आने जाने की कॉस्ट लगेगी, मेरा टाइम जाएगा, मेरा एफर्ट जाएगा, मेरा पैसा जाएगा, और अल्टीमेटली वो चीज़ मुझे क्या होती जाएगी, महंगी पड़ती जाएगी, पड़ती जाएगी, पड़ती जाएगी। शेयर बाज़ार आने से पहले यही था। 5 जो डीलर है, आपको 5 से पता करना पड़ेगा, 5 से पता करना पड़ेगा, तो हर कोई अलग अलग प्राइस बोलेगा। आप आपस में रिसर्च करोगे और बेस्ट बंदे को बेच के आओगे, तो आपका टाइम गया, आपके एफर्ट गए, और आपकी कॉस्ट भी क्या लगी, ज़्यादा लगी। लेकिन अगर मैं यूँ कहूँ कि अब 5 के पास घूमने की ज़रूरत नहीं है, जैसा ज्वेलरी मार्केट में होता है। ज्वेलरी मार्केट में सोने का भाव पता करोगे तो हर ज्वेलर के पास कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा कि नहीं। तो अब आपको प्राइस को लेके सोचने की, भटकने की ज़रूरत नहीं है ना। तो शेयर बाज़ार ने भी यही काम किया कि जहाँ हर कोई डीलर अपनी अपनी प्राइस चला रहा था ना, तो शेयर बाज़ार क्या करने लग गया, प्राइस डिटरमाइन करने लग गया। वो आपको 500 रुपये एक इंडिकेटिव प्राइस बता देता है पहले से ही कि एज़ पर डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इसकी प्राइस क्या चल रही है, 500 रुपये। बेचना खरीदना आपका इख्तियार है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन प्राइस तो बता दी ना। अब अगर प्राइस बता दी तो उस प्राइस को पता करने के लिए पहले जो मैं टाइम, एफर्ट और मनी वेस्ट करता था, वो अब नहीं हो रहा। तो इससे मेरा कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या हो गया भाई, रिड्यूस हो गया। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल असेट्स। लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल असेट्स मतलब, सोच के जवाब देना, आपके घर वाले जो पैसा सेव करते हैं वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? अगर शुभ कह रहा है म्यूचुअल फंड में करते हैं, तो शुभ के घर वाले थोड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे देसी लोग डरते हैं, वो लोग शेयर्स का नाम सुनते हैं। आप लोग शायद शेयर्स में इन्वेस्ट कर दोगे और आपके पापा को बोलो पापा शेयर्स में इन्वेस्ट करो, बता देंगे भाई वो लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? गोल्ड, सिल्वर, रियल इस्टेट। गोल्ड और सिल्वर में छोटा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, वो सेफ है, लेकिन ग्रोथ इतनी नहीं होती है। लेकिन रियल इस्टेट में मोटा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। रियल इस्टेट की एक सबसे बड़ी कमी है, क्या है वो? रियल इस्टेट में पैसा लगाने से लोग पता है क्यों डरते हैं? क्योंकि इसमें लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी नहीं है मतलब मैंने आज कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, जेब में पैसा पड़ गया, तो ख़रीदना आसान है, उसको बेचने में झाग आ जाते हैं, बिकती नहीं है वो। बेचना बड़ा मुश्किल होता है। हम लोग अगर कभी किसी के कहानी किस्से सुनते हैं ना कि इसने इस प्रॉपर्टी को इतने में ख़रीदा फिर इतने में बेच दिया, ऐसे बहुत कम होते हैं। ये सिर्फ कहानी और किस्से ही होते हैं। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में प्रॉपर्टी लेके 50% आदमी तो पछताता ही है, और जो पैसा बनता है वो लॉन्ग टर्म में बनता है, बहुत लॉन्ग टर्म में, और बेचने में बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ती है, क्योंकि जो पैसा हम मांगते उतना मिलता नहीं। तो यार प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा डीमेरिट है कि उसमें क्या नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, उसको आप जब चाहो तब बेच नहीं सकते। लेकिन गोल्ड में ये मेरिट है, गोल्ड की लिक्विडिटी बहुत हाई है। इट इज़ जस्ट लाइक मनी, आपको जब बेचना है, जिसको बेचना है, सेम भाव पे कहीं भी बिक जाएगा। कोटा के किसी भी कोने में सेम भाव में बिकेगा। जयपुर में हो, जयपुर में भी बिक जाएगा, थोड़ा 19-20 भाव का फ़र्क आएगा, लेकिन लिक्विडिटी तो बहुत हाई है। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेचना चाहोगे बिक जाएगा। अगर ये लिक्विडिटी शेयर्स में ना हो तो भाई शेयर्स में भी लोग पहले ही रिस्क भी है, साला फिर लिक्विडिटी भी नहीं है, तो फिर तो लोग, और नई कंसेप्ट अलग है, लोग हमारे घर वाले तो वैसे ही डरते हैं, तो और इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो यार शेयर बाज़ार क्या प्रोवाइड करता है? लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। किसके थ्रू? सेकेंडरी मार्केट के थ्रू। आपने एक बार शेयर खरीद लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पैसा अटक गया, आपको दोबारा उसको कन्वर्ट करना है। कहाँ चले जाओ? सेकेंडरी मार्केट में चले जाओ। अब ये मार्केट इतना बड़ा होता जा रहा है, इतना बड़ा होता जा रहा है कि मेरे एग्जाम्पल समझाने में बदल लग रहा है कि गया क्या, गया क्या, गया क्या, आया क्या, आया क्या। अब ये काम इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो रहा है। हमारे देश की इतनी आबादी शेयर बाज़ार में लगी पड़ी है कि आप उसको बेचना, खरीदना दिखाओगे, इमीडिएटली विद इन अ सेकेंड सेल हो जाएगा, सेकेंड परचेज हो जाएगा, विद इन अ सेकेंड, इतना है। हाँ, लेकिन प्राइस सेंसिबल रखनी पड़ेगी। ब्रोकर समझदार होता है, ब्रोकर मना कर देता है। मतलब प्राइस पता है कैसे चलती है? अगर किसी शेयर की प्राइस
40.45 पैसे है ना, 40 रुपीज़ 45 पैसे। तो ब्रोकर है ना, ये पूरी प्राइस तो बोलता ही नहीं। अगर मान लो ये एक्स लिमिटेड का प्राइस है, तो मैंने ब्रोकर को फ़ोन किया कि एक्स लिमिटेड क्या रेट चल रहा है, तो वो बोलेगा 45 का मतलब ये नहीं 45 रुपये, वो सिर्फ 45 पैसे बोलेगा। उसको यूँ लग रहा है कि 40 तो मुझे पता ही था। ये तो प्राइस बहुत वॉलेटाइल है, हर एक सेकंड में चेंज हो रहा है ना। तो मैंने जिस सेकंड में फ़ोन किया उस सेकंड में प्राइस क्या चल रहा है, 45 पैसा, 40 रुपीज़ 45 पैसा। तो मैं उसको पता है क्या कहूँगा, 50 में बेचना लगा दे। 50 में बेचना लगा दे मतलब मैं उसको कह रहा हूँ 40 रुपीज़ 50 पैसा में सेल का ऑर्डर प्लेस कर दे। समझ में आया कि नहीं? मैं कहूँगा कि 40 रुपीज़ 90 पैसा में लगा दे, मना कर देगा, टाइम वेस्ट मत करो, कुछ भी नहीं होगा, आपको ही पता है। प्राइस अगर ये चल रहा है तो 5 पैसे ऊपर नीचे चलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और हाथों हाथ तुरंत बेचना हो तो 40.45 में लगा दे, अब भी बिक जाएगा सेकंड। मैंने बटन प्रेस किया और सेल, इतना फास्ट काम होता है। ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड करता है हमको, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल असेट्स। फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट ईजी परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, डज इट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू देम सो दैट दे कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश व्हेनेवर रिक्वायर्ड। ठीक है, एंड करते हैं आप। मैंने आपको सिलेबस देखने को कहा था, किसी ने देखा क्या? कोई बात नहीं। यहाँ देखो, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स शायद आपके सिलेबस में लास्ट ईयर तो नहीं थे, इस ईयर का सिलेबस देखना पड़ेगा है कि नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट को कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, आरबीआई, कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टर, LIC एंड अदर्स, मतलब ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इनको अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। यहाँ पे कौन है? वही बैंक, इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड एंड अदर्स। यहाँ पे हम बोलते हैं प्राइवेट इन्वेस्टर्स। कौन से आगे? प्राइवेट इन्वेस्टर्स, मतलब हमारे जैसे रिटेल वाले इन्वेस्टर्स। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं? ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल। सर ये क्या होता है? अगर सिलेबस में नहीं भी है तो इनका नाम तो समझाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे क्या है सर? प्राइमरी मार्केट, न्यू इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, या इशूड सिक्योरिटीज़ एंड ट्रेडेड, मतलब जो ऑलरेडी इशू हो चुकी है वो सिर्फ ट्रेड करी जाती है, परचेज सेल करी जाती है। तो ये तो आप समझ चुके हो, 11th क्लास में भी शेयर्स और डिवेंचर्स वाला चैप्टर आप लोग पढ़ के आए हो। ये तो वो वाला है, यहाँ इशू होगा, यहाँ पे परचेज सेल किया जाए। ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल नहीं है। कल पढ़ेंगे। बाय, टाटा, सी यू।